हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में। और ये चैप्टर जो है ये वीडियो क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए और साथ ही साथ नीट और जेई की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और ध्यान से नोट्स बनाएं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइट क्या है। तो लाइट एक एनर्जी है। जिस तरह से एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन्हीं फॉर्म्स का एक टाइप है लाइट। जैसे साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। इसी टाइप से मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सभी एनर्जी हैं। उसी टाइप से लाइट भी एक एनर्जी है। अगर हम इसे डिफाइन करें तो सिंपल वर्ड्स में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा फॉर्म, एनर्जी का ऐसा फॉर्म जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है, उसी का नाम लाइट एनर्जी है। लाइट एनर्जी के बारे में हम बात करें तो कोई चीज हमें कब दिखाई देती है, उसके लिए एक प्रोसेस है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, एंड देन ओनली वी आर एबल टू वॉच द ऑब्जेक्ट्स, see the objects. Until and unless the light that is reflected from the object surface is not reached to our eyes, we are not able to see the objects. For example, किसी रूम के दूसरी तरफ रखी हुई चीजें हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट्स जो है हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही हैं। आपके बैक साइड से जो भी चीजें हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बैक साइड से आने वाली जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में सीधी निकल जाती है और आपकी आंखों तक नहीं पहुंचती, एंड इन द रिजल्ट आपको ऑब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देता है। इसी टाइप से अब बात करें, अंधेरे में ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिखाई देते हैं। उसका कारण है कि अंधेरे में क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचने वाली जो लाइट है वो एब्सेंट है, एंड इन दैट एब्सेंस हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाने में समर्थ नहीं हो सकते। यहां हम देखेंगे लाइट के कुछ और फिनोमेना के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके लिए क्लास 6-7 में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा। जब एक सीधी ट्यूब से हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश की तो हमें वो ऑब्जेक्ट आसानी से दिखाई देता है, लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक बेंडेड ट्यूब से देखने की कोशिश करें तो हमें ऑब्जेक्ट जो है दिखाई नहीं देते हैं। और इसको हम क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं क्योंकि यहां सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली जो लाइट रे है वो स्ट्रेट जाकर के ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक रिटर्न हो रही है, पहुंच रही है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। जबकि यहां आप देखें जो बेंडेड जो ट्यूब है उसमें लाइट ट्रेवल करके और आगे एंटर नहीं कर सकती क्योंकि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो बेंड नहीं हो सकती, एंड इन द रिजल्ट सामने जो भी ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती और हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ और फिनोमेना के अगर बारे में अगर हम बात करें तो जिनमें है formation of shadow, formation of images by mirror and by lenses, ये भी। इसके अलावा लाइट का बेंड होना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट बेंड हो जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप लें, जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर में आप पेंसिल को डालें तो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, और उसी ग्लास के बॉटम में अगर आपने कॉइन डाला तो कॉइन हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये सभी लाइट के ही फिनोमिनाज हैं। इसके अलावा स्टार्स जो ट्विंकलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं
वो भी लाइट के कुछ कॉमन फिनोमिना इसमें आते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज वंडरफुल साइट, आप देखते हो रेन शावर के बाद में, वो भी इसी एक फिनोमिना के अंडर में हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, यहां पर सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रे ट्रेवल करके एक ऑब्जेक्ट पर फॉल हो रही है, एंड देन ऑब्जेक्ट से यही लाइट ऑफ रे जो है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, एंड देन हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी को जब हम कनेक्ट करते हैं लाइट के सोर्स बल्ब से, तो बल्ब ग्लो करता है, और ग्लो करने से इसकी लाइट रेज जो है वो बैटरी पर भी गिरती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, इसलिए हमें बैटरी भी दिखाई देती है और बल्ब भी दिखाई देता है। तो ये सिंपल फिनोमिना जिनके बारे में हमने बात की। अब आते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, कॉमन वर्ड्स में से हम समझें तो उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस, मतलब बहुत स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, लाइक ए मिरर, देन मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। जिस मीडियम से लाइट एंटर कर रही है उसी लाइट मीडियम में लाइट जो है रिटर्न हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां देखें, जब लाइट किसी मीडियम से आती है तो यहां जो आने वाली जो लाइट रे होगी उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। जिस सरफेस पर ये इंसिडेंट होती है उस सरफेस का स्मूथ होना और पॉलिश्ड होना जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है यहां से, तो इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस मिरर के साथ में जो परपेंडिकुलरली एक एंगल बना रहा है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, तो ये लाइट रे जो है नॉर्मल के साथ में एक एंगल क्रिएट करती हैं जिन्हें हम थीटा के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ जब ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है तो भी इसे हम थीटा के नाम से जानते हैं। जो एंगल जब इंसर्ट हो रही है, लाइन इंसिडेंट हो रही है, इसे हम कहेंगे एंगल आई के फॉर्म में, और जब रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इसे कहते हैं एंगल रिफ्लेक्शन वाला, एंगल आर। तो एंगल आई एंड एंगल आर, फिर से एक मिनट, हाँ, एंगल आई इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसे हम आगे आने वाले लॉज में इसको हम डिस्कस करेंगे। यहां सबसे पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला जो लॉ है वो यही कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हमने आई के फॉर्म में लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नंबर दूसरा जो लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence, these all lie in the same plane। ये सभी एक प्लेन पर रहते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए सेम प्लेन का मतलब क्या निकलता है। सेम प्लेन का मतलब है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, जो सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस के साथ में, उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाया जाता है, तो वो इसका प्लेन कहलाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो यहां एंगल जो है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये हमेशा इक्वल होते हैं। रही बात सेम प्लेन की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंसिडेंट रे अगर इस प्लेन से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से निकल जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका ये प्लेन डिफरेंट हो गया। देखो एक प्लेन ये था तो ये प्लेन ठीक है, लेकिन इस प्लेन में ये नहीं जा सकती, ये इसी प्लेन में रिटर्न हो सकती है, या नीचे की तरफ टर्न नहीं हो सकती, वो अलग प्लेन हो गया, और वो फिनोमिना हम आगे पढ़ेंगे, वो अलग फिनोमिना हो जाएगा। यहां पर बात हम करेंगे कि तीनों जो हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। इसको हम यहां से फिर से देखें, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है
एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहां बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। अब बात करते हैं हम मिरर्स की। मिरर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आने वाली लाइट रेज को टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसके प्लेन मिरर हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लेन मिरर के बारे में आपने क्लास 6-7 में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि प्लेन मिरर भी समझाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अगले वीडियो में आपको प्लेन मिरर के बारे में भी बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम स्फेरिकल मिरर की। स्फेयर से बना है स्फेरिकल मिरर। स्फेयर का मतलब आप जानते ही हैं, स्फेयर। ऐसे मान लेते हैं कोई एक स्फेयर है, तो स्फेयर से एक टुकड़ा अगर हम काट लें, लेफ्ट और राइट किधर से भी मान लें, पॉलिश के ऊपर डिपेंड करता है किधर हम पॉलिश करते हैं। तो मान लेते हैं कोई स्फेयर है और स्फेयर का एक पार्ट हम काटते हैं, कर्व मिरर वही कहलाता है, वही कर्व मिरर को हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर इज ए कर्व्ड मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर। एक खोखले स्फेयर का ये पार्ट होता है। ये दो टाइप के होते हैं, जिनको एक को कहते हैं हम कॉनकेव मिरर एंड द सेकंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। यहां देखिए ये कर्व मिरर्स हैं। पहले कॉनकेव मिरर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, और राइट साइड में आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, यहां पे एक वर्ड है वेव, केव, इससे आपको थोड़ा सा समझना है, अदरवाइज तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। केव, जिस तरह से लाइट एंटर कर रही है किसी केव में आपको एंटर करती हुई दिखाई दे रही है, तो इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। इस मिरर में इसका स्फेरिकल पार्ट का जो आउटर एरिया है, जो उभरा हुआ पार्ट है, उसके ऊपर पॉलिश की जाती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इंट्रिंसिक पार्ट है उस पर मिरर पॉलिश की जाती है, और जो उभरा हुआ पार्ट है वो पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करता है। इनको और आगे देखते हैं हम। जो कॉनकेव मिरर है इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं उनको किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं सबको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो है इन लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। जितनी भी लाइट रेज आ रही है उनको डाइवर्ज कर देता है, मतलब फैला देता है। आगे इनको एक्सटेंड करने पर ये लाइट रेज किसी एक पॉइंट पर मिलती हुई फील होती हैं। इसे कहते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। इसकी डेफिनेशन को और थोड़ा अच्छे से समझें, हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये लाइट रेज जो पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस को हम आगे समझेंगे, ये किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, और जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। यहां लेफ्ट राइट साइड में आपके पास था कॉनकेव मिरर, और राइट साइड में है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इनको डाइवर्ज करने का काम करता है, कॉनकेव मिरर इनको कन्वर्ज करने का काम करता है। हम डेफिनेशन देखें सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is a curved inwards, मतलब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, और बाहर की सरफेस जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर पॉलिश की जाती है। रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर मीट एट ए पॉइंट, जिसे कहते हैं कन्वर्जिंग, और इस पॉइंट को जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है उसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। दूसरी तरफ जो कॉन्वेक्स मिरर है वो भी एक स्फेरिकल मिरर है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स होती है, इनवर्ड कर्व्ड रहती है, और पैरेलल लाइट जो रे आ रही हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाइवर्ज हो जाती हैं एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर, और ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे किसी पॉइंट से ये रेज जो है आती हुई लग रही हैं। तो ऐसे मिरर को कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें इनको। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से लिखते हैं, कैपिटल सी से हम लिखते हैं। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। अभी हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है, होलो मिरर का, और इस मिरर का जो सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसके बाद बात करें रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कैपिटल आर से शो करते हैं। ये सी, सेंटर सी से लेकर और पोल पी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। इसको यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे हम आर से एक्सप्रेस करते हैं और इसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। जिस स्फीयर से काटकर हमने मिरर यूज कर रहे हैं उस स्फीयर का जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं पोल। तो जो हमने कर्वेचर ली है, जैसे ये मान लो हमारी कर्वेचर है, तो इस कर्वेचर का जो मिडिल पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं पोल पी के नाम से जानते हैं। तो फिर से देखें, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिडिल पार्ट है यहां से लेकर यहां तक का जो मिडिल सेंटर पॉइंट होगा उसको कहते हैं पोल पी, को पोल कहते हैं। और इसकी जो रेडियस यहां से लेकर रेडियस तक की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहते हैं आर, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी। ठीक है, सो पोल क्या है? पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमने यूज किया है, हम यूज कर रहे हैं, उस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो, देखिए यहां पे बना के दिखाता हूं। कॉनकेव मिरर में हम देखें ये सी और ये पी, ये हमारा सी और पी, ये रेडियस है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल पी से जोड़ने वाली जो ये लाइन है इसी का नाम है एक्स वाई, बोलते हैं हम एक्स और एक्स डैश। ठीक है, तो इस रे को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसे एक्स वाई से भी लिखते हैं या एक्स डैश एक्स से भी लिखते हैं। तो ये चार चीजें हुई। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन पोल पी, देन प्रिंसिपल एक्सिस। ये चार चीजें हुई। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो है वो अलग अलग मिरर के लिए अलग अलग होगा। जैसे हम इसको समझें, कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होगा मेन एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहां पर पैरेलल आने वाली जो रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस पॉइंट पर मिलती हैं। इसे हम एफ से शो करते हैं। ये जो पॉइंट है इसे एफ से लिखते हैं और इसी का नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो इन्हें कॉनकेव मिरर ये डायरेक्ट मिलती हैं। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की तो ये सीम टू बी कन्वर्जिंग। देखो यहां से आएंगी, ये इस तरह से निकल जाएंगी, इधर से आएंगी ऐसे निकल जाएंगी, लेकिन ये पीछे की तरफ किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं और इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। तो इन कॉनकेव मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये कॉनकेव मिरर के लिए। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज रेज गेट डाइवर्स्ड एंड अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे जोड़ना पड़ता है क्योंकि ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। उन्हें हम जब एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं।
इसलिए अपीयर्स वर्ड यहां पे यूज कर। इसके बाद है फोकल लेंथ। तो फोकस पॉइंट एफ और पोल पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं और इसी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। अब आप यहां देखें, एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं इनको। सबसे पहले सी को देखिए, यहां पर आपके पास सी सामने देखिए स्क्रीन पर। सी, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। देन पोल पी, इस पार्ट का, इस कर्वेचर का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे पोल पी के नाम से हम जानते हैं। थर्ड वन इज फोकस पॉइंट, या हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, इसे कैपिटल एफ से हम लिखते हैं। ये ऐसा पॉइंट जहां पर सभी रेज जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हैं या सीम टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर। इसके बाद है प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बीच की डिस्टेंस है, इसे हम आर से भी लिखते हैं, इसे हम कैपिटल आर से लिखते हैं। देन इट्स एक्स वाई, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप देख ही रहे हैं, ये वो एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल पी को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती है और इसी के ऊपर प्रिंसिपल फोकस इंसिडेंट रहता है। इसके बाद है पी एफ, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो है एफ और पी के बीच की डिस्टेंस है, यहां से लेकर एफ के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम स्मॉल एफ से भी लिखते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अच्छे से समझ में आए और कंसेप्ट क्लियर रहे, आपके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, स्पीड कम ज्यादा करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, सभी बच्चों के लिए। आई होप आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अपने दोस्तों के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय।